ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 335वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पीछे हमने इसके प्रथम अधिकरण को और शंका समाधान को कर लिया था। आज दूसरा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2318। पीछे का जो प्रकरण हमारा चल रहा है और उसी को ही अब 100 उदाहरण ये अलग अलग स्थितियों में बताएंगे। कहीं अपवाद होंगे तो बताएंगे, कैसे निर्णय होता है वो बताएंगे। लेकिन मूल बात वही है कि जो अंगों के अंग हैं, संस्कारक हैं, धर्म हैं, वो किसके लिए किए जाते हैं? अपूर्व के लिए किए जाते हैं, यानी अपूर्व उनका प्रयोजक है, अथवा याग और उससे संबंधित कर्म उसका प्रयोजक है। प्रयोजकता, निमित्तता, मुख्य रूप से प्रयोजकता के लिए यहां पर चर्चाएं चलेंगी। तो सिद्धांत पक्ष तो वैसे आ ही चुका है कि ये अपूर्व के प्रयोजक होते हैं। यद्यपि अंगों से, कर्मों से जुड़ते हुए अपूर्व के प्रयोजक होते हैं, लेकिन ये सीधे अपूर्व के प्रयोजक होते हैं। और इनके जो कुछ अपवाद भी होंगे वो भी आगे आएंगे। उदाहरणों को ले करके इसी बात पे चर्चा आगे चलेगी। तो दूसरे अधिकरण का शीर्षक है वाक्य विनियुक्तेषु प्रोक्षणादि सन्निपत्योपकारकेषु अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरणम। वाक्य में जो विनियुक्त हैं, वाक्य में सीधे सीधे कहे गए हैं, याग से संबंधित कोई कर्म या कोई द्रव्य और उससे जुड़े हुए कोई कर्म है। प्रोक्षण आदि कार्य होते हैं, जो भी जिसका हम अवहनन करते हैं, पेषण करते हैं, तंडुल है इत्यादि, प्रोक्षण जो कि कर्म किया जाता है। तो याग के अंग के रूप में तो ये औषधि यानी अन्न हो गया और उसका फिर प्रोक्षण किया जाता है। और वो उनसे संबंधित कर्मों में, औषधि से संबंधित कर्मों को बताते हुए साथ में प्रोक्षण का भी कथन है। तो वाक्य में विनियुक्त है ये। अभी उदाहरण आगे भाष्य में देखेंगे तो वहां स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य में विनियुक्त जो प्रोक्षणादि हैं वो सन्निपत्योपकारक हैं, निकट में रहते हुए वहां पर उपकार कर रहे हैं। वचन भी कह रहा है और व्यवहार में भी उसी पे किया जाता है। प्रोक्षण जो किया जाएगा, जल का छींटे दिए जाएंगे, वो उन्हीं औषधियों पे दिया जाएगा, यवादि पे, जौवादि पे, तंडुल के ऊपर, उन्हीं पे ही किया जाएगा। तो सन्निपत्योपकारक वहां पर दिख भी रहे हैं। उनकी अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरण, लेकिन वो भी अपूर्व के द्वारा प्रयुक्त है, यानी अपूर्व के लिए ये सब किए जा रहे हैं, ना कि उन यव या तो धान्य के लिए, तंडुल के लिए, उसके लिए नहीं किए जा रहे हैं। दिखने में तो वहीं लग रहे हैं, लेकिन अपूर्व से जाके जुड़ेंगे। ये सिद्धांत पक्ष है। और चूंकि इसमें उदाहरणों में हंती और पिशी, अवहनन और पेषण, ये दो कार्य हैं। पहले अवहनन करते हैं, उससे तुष विमोक होता है, छिलका हटता है, और फिर उसको और कूट के और फिर पीसते हैं तो चूर्ण बन जाता है। फिर उससे प्रोडाश आदि जो भी बनाना है वो आगे कार्य होता है। तो अवहनन या पेषण, या केवल अवहनन किया है और फिर हम चरु आदि जो भी कुछ बनाना है, ओदन बनाना है बिना पीसे हुए भी, तो पीसना या अवहनन, ये जो है ये दोनों चीजों को लेकर के है। इसलिए इसको हंति पिष्य अधिकरण बोलते हैं। हंति पिशी से संबंधित उन विषयों को लेकर चर्चा की गई है तो प्रयोजकता की ही बात, लेकिन चूंकि उदाहरण वो लिए गए हैं इसलिए उनके नाम से इसको हंति पिष्य अधिकरण कहा जाता है। भाष्य देखिए। दर्शपूर्ण मासो प्रति समाम अनंती, दर्शपूर्ण मास के प्रति ये वचन मिलता है, उसके अंदर ये कथन किया गया। ये जो कथन है इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए।
प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती। बंद कर लीजिए और पूर्ण विराम हटा दीजिए। उसके आगे का जो वचन है प्रोक्षिताभ्याम दृश्यलोपलाभ्याम पिनष्टि, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इति। अब ये पूर्ण विराम हो गया। दो उदाहरण यहां पर इन्होंने दिए, दो वाक्य दिए। प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती, तो प्रोक्षित मतलब जिनको जल से धोए हुए, साफ किए हुए, ऐसे उखल और मुसल से अवहंती अवहनन करता है, व्रीहि का अवहनन करता है। और प्रोक्षिताभ्याम दृश्यत उपलाभ्याम पिनष्टि, दृश्यत और उपल यानी सिलबट्टा जो होता है पीसने के लिए, वो भी प्रोक्षित होते हैं, उनसे पीसता है। तो ये प्रोक्षण किनका किया गया? इन साधनों का, उलूखल मुसल का या तो दृश्यत उपल का, उनसे संबंधित है। तत्रायम अर्थ संशयी का। अब इसमें संदेह क्या पैदा हो रहा है? किम प्रोक्षणम हंति पिनष्टि प्रयुक्तम उत अपूर्व प्रयुक्तम इति। हनन और पेषण इसके प्रयोजक हैं अथवा अपूर्व इनका प्रयोजक है। ये प्रोक्षण किया क्यों गया है? तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है, दूसरा सूत्र है, संस्कारे युज्यमाना नाम तादर्थ्यात तत्प्रयुक्तत्वम स्यात्। संस्कार के करने में, प्रयुज्यमाना नाम संस्कार के करने में जिनका प्रयोग किया गया है, संस्कार करते हुए बीच में जिनका कथन किया गया है उनका, तादर्थ्यात चूंकि वो उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए तत्प्रयुक्तम स्यात्, तत्प्रयोजकता होवे, वो उसके प्रयोजक माने जाए क्योंकि उसी के लिए वो किए जा रहे हैं। भाष्य देखिए, संस्कृत में सूत्र में जो संस्कारे लिखा हुआ था उसको खोलते हुए कह रहे हैं संस्कारे। संस्कार कौन से? हंति पिशाख्य, हनन और पेषण रूपी संस्कार। हनन और पेषण भी एक संस्कार ही है औषधि के लिए। तो हंति पिशी नाम वाले जो संस्कार हैं। दूसरा शब्द था सूत्र में प्रयुज्यमाना नाम, उसको खोलते हुए कहा प्रयुज्यमानस्य प्रोक्षणस्य, जो उसके लिए प्रयोग किया गया है प्रोक्षण। हनन और पेषण के संस्कार में जो प्रोक्षण का प्रयोग किया गया है, प्रोक्षणस्य, इसको अल्प विराम ले लीजिए उसके बाद में, तत्प्रयुक्तता स्यात्। सूत्र में जो है तत्प्रयुक्तम स्यात्, उसी को इन्होंने थोड़ा बदल के कहा तत्प्रयुक्तता स्यात्। तत् का मतलब है हंति और पिशी, जिसके लिए यह प्रोक्षण किया गया हनन और पेषण संस्कारों के लिए, तो तत्प्रयुक्तता स्यात्। इसी को भाष्यकार स्वयं आगे खोल रहे हैं। तत् का मतलब है संस्कार प्रयुक्तता, संस्कार प्रयुक्तता। और संस्कार क्या है? संस्कार ही हंति पिशी, हनन और पेषण यही तो संस्कार थे। शुरू में भी कह दिया था संस्कारे हंति पिश्याख्य, तो ये संस्कार इसका प्रयोजक होना चाहिए। यहां हनन और पेषण लगेगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कुतर एतत् प्रयुक्तता इति, इनकी प्रयुक्तता कैसे है, ये इसके प्रयोजक कैसे है इसके? तो पूर्व पक्षी कहता है तादर्थ्यात, क्योंकि ये तादर्थ्यात सूत्र में जो अंश है तादर्थ्यात, उसी को लिखा, अब इसी को खोल रहे हैं। तादर्थ का मतलब ये हो गया कि ये प्रोक्षण उसी के लिए है, हनन और पेषण के लिए, दृश्यत उपल के लिए नहीं है। एक तरह से तो दृश्यत उपल का प्रोक्षण कर रहे हैं और फिर लेकिन ये पेषण के लिए है। तो तादर्थ्यात, तादर्थ को ये आगे खोल रहे हैं, यदि ये न कर्तव्यम भवती तत्तस्य प्रयोजकम। एक सिद्धांत वाक्य लिख दिया इन्होंने कि जो जिसके द्वारा कर्तव्य होता है, जो जिसके द्वारा कर्तव्य होता है, ठीक है, तत् वह, यत और तत् का संबंध है, तो यदि में जो यत है वो ही तत् के लिए, तत् तस्य प्रयोजकम। तस्य मत का मतलब यहां पर है ये न कर्तव्यम, जिसको कहा था जिसके द्वारा, तो ये न जिसको कह रहा है वो ही तस्य को कह रहा है। तो यहां पर यदि ये न कर्तव्यम, यत का मतलब हो गया संस्कार हंति पिशी, ये न कर्तव्यम यदि प्रोक्षणे न कर्तव्यम, तो ऐसी स्थिति में तत्तस्य प्रयोजकम, वह का मतलब हुआ वह संस्कार हंति और पिशी, तस्य मतलब प्रोक्षणस्य प्रयोजकम, उसका प्रयोजक बनेगा। यदि ये न कर्तव्यम भवती तत्तस्य प्रयोजकम। और विपरीत भाव से कह रहे हैं कि यदि अपूर्वम अनेन क्रियते,
यदि इस प्रोक्षण के द्वारा अपूर्व किया जाता है, क्योंकि दूसरा पक्ष यही है कि अपूर्व प्रयोजक है, तो उसका निवारण कर रहा है ये पूर्व पक्षी। यदि अपूर्व अनेन क्रियते, प्रोक्षण के द्वारा यदि अपूर्व किया जाता है, ततो अस्य अपूर्वम प्रयोजकम, तो फिर तो अपूर्व इसका प्रयोजक हो जाएगा। यदि हंति पिशी ततस्थौ प्रयोजक हो, यदि हंति पिशी क्रियते, अध्याहार कर लेंगे, जो कि यदि अपूर्व मनेन क्रियते, तो यहां पर यदि हंति पिशी क्रियते तो ततस्थौ प्रयोजक हो, तब वो प्रयोजक है। यानी पहले हमें यह निर्णय करना है कि प्रोक्षण के द्वारा किया क्या जा रहा है, जो किया जा रहा है वो इसका प्रयोजक होगा, जो जिसके द्वारा किया जाता है वह उसका प्रयोजक होता है, सिद्धांत हो गया। अब वो हंति पिशी भी हो सकते हैं और अपूर्व भी हो सकते हैं, तो पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि ये प्रोक्षण किया किसके लिए जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है वही प्रयोजक हो जाएगा। तो चर्चा को अब वहां ले लिया इन्होंने। अच्छा, आधार क्या है, कौन किसके लिए किया जा रहा है, इसका पता कैसे लगे, तो प्रमाणों से ही लगेगा। तो कहा प्रकरणाच अपूर्वम कर्तव्यम गम्यते। यदि प्रकरण को देखा जाए तो ये जो प्रोक्षण है इसका कर्तव्य करने योग्य क्या बनेगा, अपूर्व। क्योंकि प्रकरण में जो कर्म है, प्रधान कर्म है, उसका वो भी प्रधान कर्म भी, याग भी किसी के लिए है, तो वही प्रयोजक बनेगा सबका। तो प्रकरणाच अपूर्वम कर्तव्यम गम्यते। वाक्याद हंति पिशी, लेकिन वाक्य के द्वारा तो हनन और पेशन ही प्रयोजक है। ये जो पीछे वाक्य आए थे, प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती अथवा पिनष्टि वाला जो वाक्य था, ये वाक्य से है। तो वाक्यम च प्रकरणात् बलीयति, तो वाक्य बलवान है, तो उस आधार पर यह निर्णय होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हनन और पेशन यानी संस्कार ही इसके प्रयोजक हैं, वाक्य से पता लगता है। अपूर्व को आप वाक्य से तो ला नहीं सकते, अपूर्व को तो आप प्रकरण से ला सकते हो, वाक्य बलवान होता है। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है ननु हंति पिष्यो क्रियमाणम अपूर्वार्थम भविष्यति। बोले ठीक है, आप वाक्य के आधार पर कह रहे हो कि हनन और पेषण के लिए है, तो हनन और पेषण के लिए किया जाता हुआ ये प्रोक्षण अपूर्व के लिए हो जाएगा। यानी ये दोनों को लेकर के चल रहा है, किया तो हनन और पेषण के लिए जा रहा है, लेकिन होगा ये अपूर्व के लिए, दोनों को मिला लिया, यानी प्रकरण और वाक्य को। आगे स्वयं कह रहे हैं कि तत्र प्रकरणम च वाक्यम च उभयम अपनी अनुग्रहिष्यते। ऐसे अर्थ लेंगे तो प्रकरण और वाक्य दोनों का अनुग्रह हो जाएगा। और बलाबल तो तब देखा जाता है जब इन दोनों में विरोध आ रहा हो, तो इस तरह से व्याख्या करेंगे तो प्रकरण भी सार्थक हो रहा है और वाक्य भी सार्थक हो रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते न शक्यम उभयम अनुग्रहीतुम, ये दोनों का अनुग्रह नहीं कर सकता है, एक ही का कर सकता है। कारण बता रहा है न प्रकरण समाम्नाय मात्रेण प्रकरणवतो अर्थेन समाम्नातम इति गम्यते। ये जो प्रोक्षण है ये प्रकरण में समाम्नात है, पढ़ा गया है, ठीक है। उसी आधार पर तो अपूर्व के साथ में, अदृष्ट के साथ में संबंध जोड़ रहा है सिद्धांति। तो ये कह रहा है कि प्रकरण समाम्नाय मात्रेण, कि ये प्रोक्षण इस प्रकरण में पढ़ा गया है, मात्र इतने से। समाम्नाय कहां पर है, प्रकरण में है, इतने मात्र से प्रकरणवतो अर्थ है ना, प्रकरण का जो अर्थ है यानी प्रयोजन, यानी अपूर्व अदृष्ट, उसके साथ में समाम्नातम इति न गम्यते, ये उसके साथ भी समाम्नात है, ये नहीं जाना जाता है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि यदि आप प्रकरण को लो भी तो प्रकरण में जो कर्म कहा गया है बस उसी से जुड़ेगा, प्रकरण का जो प्रयोजन है उससे ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रोक्षण प्रकरण के अर्थ यानी अपूर्व फल के साथ में नहीं आमनात है। जिनके साथ में आमनात है आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जोड़ सकते हो, अपूर्व के साथ तो आप फिर भी नहीं जोड़ सकते। इसलिए कहा न प्रकरण समाम्नाय मात्रेण प्रकरणवतो अर्थेन समाम्नातम इति गम्यते। ठीक है, आगे प्रकरण समाम्नानात् प्रकृतेन एक वाक्यता भवति। अब कहते हैं कि होता क्या है, ये जुड़ेगा कैसे, तो प्रकरण के समाम्नात से, प्रकरण में जो पढ़ा गया है ये प्रोक्षण, वो उससे प्रकृतेन, उस प्रकरण में स्थित जो कर्म है, प्रकृत मतलब कर्म से जुड़ेगा। प्रकरण तो हो गया, प्रकरण में समाम्नात है यानी वाक्यों के साथ में पढ़ा गया है। अब उन वाक्यों के द्वारा जो कहा गया है
उस कर्म के साथ में जुड़ेगा। प्रकृतेन एक वाक्यता भवती, यानी प्रकृतेन कर्मणा एक वाक्यता भवती, प्रकृत कर्म के साथ प्रोक्षण की एक वाक्यता होगी। ततस्तादर्थ्यम अवगम्यते, उसके बाद में उसका प्रोक्षण का तादर्थ्य, यानी वो जो अपूर्व या अदृष्ट है उसके साथ में संबंध बनेगा। तादर्थता यानी कर्मार्थता उसकी जानी जाएगी। पहले प्रोक्षण कर्म से जुड़ेगा और फिर कर्मार्थता के साथ में जुड़ेगा, सीधे कर्मार्थता के साथ में नहीं जुड़ सकता है प्रोक्षण। यह तो प्रत्यक्षाभ्याम हंति पिशिभ्याम प्रोक्षण से एक वाक्यता, यानी ये जो अपूर्व के साथ आप जोड़ोगे भी तो प्रकरण से पहले जुड़ेगा, कर्म से जुड़ेगा, फिर कर्म के अर्थ के साथ में जुड़ेगा। यानी आप जोड़ तो सकते हो लेकिन आपको परंपरा से जोड़ना पड़ेगा और गौरव है उसमें। और यह तो मतलब मेरे पक्ष में, तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यक्षाभ्याम हंति पिशिभ्याम प्रोक्षण से एक वाक्यता, सीधे सीधे हनन और पेषण के साथ में प्रोक्षण की एक वाक्यता है। हाँ आचार्य वर्य, अत्र प्रोक्षणम संस्कार भवति वा हंति पिशी संस्कार भवति? हंति पिशी भी संस्कार है, हंति पिशी भी संस्कार है, वो अन्य के संस्कार है, और प्रोक्षण भी वहां पर किया जा रहा है, ये भी एक धर्म है, ये भी संस्कार है। अस्य कस्य विषय चर्चा भवति? अत्र कस्य विषय चर्चा भवति? अभी प्रोक्षण की चर्चा चल रही है। परंतु उपरि यथा लिखितमस्ति संस्कारौ हि हंति पिशी, द्वितीया पंक्ति। नहीं, संस्कार तो हंति पिशी है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कौन है? प्रोक्षण, उससे जुड़ा हुआ है प्रोक्षण। तो प्रोक्षण की का प्रयोजक हंति पिशी है अथवा अपूर्व है, ये यहां की चर्चा है। परंतु संस्कार शब्द तो प्रोक्षण, तो ये भी तो संस्कार है ना, हंति पिशी संस्कार है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी यहां हंति पिशी का प्रयोजक कौन है ये चर्चा नहीं चल रही है, यहां प्रोक्षण की चर्चा चल रही है कि प्रोक्षण किसका प्रयोजक, प्रोक्षण का प्रयोजक कौन है। यूं देखो तो दोनों ही संस्कार हैं, दोनों ही अंग हैं, अंग के भी अंग हैं। तो यह तो प्रत्यक्षाभ्याम हंति पिशिभ्याम प्रोक्षण से एक वाक्यता, सा प्रकृतेन एक वाक्यताम परोक्षाम बाधेता। तो सा का मतलब है ये एक वाक्यता, प्रोक्षण से एक वाक्यता, ये जो हंति पिशी के साथ में प्रोक्षण की प्रत्यक्ष एक वाक्यता है, सा वह एक वाक्यता प्रकृतेन, प्रकृत के द्वारा, प्रकरण के द्वारा। अब यहां पर एक अध्याहार कर रहे हैं, प्राप्ताम, प्रकृतेन प्राप्ताम परोक्षाम एक वाक्यताम बाधेता, प्रकरण से जो प्राप्त या प्रकरण के साथ में जो परोक्ष एक वाक्यता है उसको बाधित कर देगी। एक वाक्यता दोनों, एक प्रत्यक्ष हो रही है हंति पिशी के साथ में प्रोक्षण की, और दूसरी प्रकरण के कारण से अपूर्व के साथ में एक वाक्यता हो रही है, वो उसको ये बाधित कर लेगी। तो प्रत्यक्ष परोक्ष को बाधित करता है, मूल सिद्धांत तो ये है। यहां घटा के कहा तो सा प्रकृतेन परोक्षाम एक वाक्यताम बाधेता, प्रकृतेन प्राप्ताम, प्रकरण से जो प्राप्त परोक्ष एक वाक्यता थी उसको बाधित कर लेगा। हाँ ओ आचार्य जी, इसमें अप्रकृतेन होना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले दूसरी पंक्ति में, ऊपर तीसरी पंक्ति में प्रकरण समाम्नानात् प्रकृतेन एक वाक्यता भवति, वहां पर प्रकृतेन। नीचे से आप कौन सी पंक्ति कह रहे हो? नीचे से तीसरी पंक्ति में। हाँ, प्रकरण समाम्नानात् प्रकृतेन। हाँ, तो वहां पर तो प्रकृत से तो एक वाक्यता होने की बात कही जा रही है। एक मिनट, प्रकरण समाम्नानात् प्रकृतेन एक वाक्यता भवति, प्रकृत कर्म से एक वाक्यता होती है, ठीक है। ततस्तादर्थ्यम अवगम्यते, इह तु प्रत्यक्षाभ्याम हंति पिशिभ्याम प्रोक्षण से एक वाक्यता, सा एक वाक्यता। अब ये जो एक वाक्यता है ये किससे जुड़ी हुई है? हंति और पिशी से। तो सा वो एक वाक्यता। अब प्रकृतेन को कैसे जोड़ोगे? जो अप्रकृत अपूर्व है उसके साथ में अप्रकृत जो अप्रकृत, अच्छा आप ये कहना हाँ, चाहते हो उस तरीके से अगर अप्रकृत, नीचे देखिए, वह प्रकृत परोक्ष एक वाक्यता को बाध लेगी। प्रकरण, प्रकृत मतलब यहां प्रकरण प्राप्त है,
प्रकृत शब्द का अर्थ प्रकरण किया हुआ है। वहां जो ऊपर है ना, प्रकृतेन एक वाक्यता भवती, प्रकृतेन कर्मणा, प्रकृत कर्म से एक वाक्यता होती है। यहां ये प्रकरण से प्राप्त एक वाक्यता है। एक वाक्यता दो तरह की, एक तो साक्षात और एक प्रकरण से। तो बस इतना ही देख रहे हैं यहां तो, सा प्रकृतेन एक वाक्यताम परोक्षाम बाधेता। फिर भी देख सकते हैं, अगर पाठभेद यहां मिल जाता है तो उसको और के रूप में देख सकते हैं। इसमें नीचे देखिए हिंदी में आक्षेप करके जो दूसरा अनुच्छेद है ना, इसमें तो आक्षेप में तो अवहनन कर लीजिए, पहला शब्द जो अवहन है, अवहनन। उसके बाद में नीचे आइए चौथी पंक्ति में, ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा नहीं जाना जाता है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में पाठ मात्र से प्रकरण वाले अर्थ के साथ समामनात है, ऐसा नहीं जाना जाता, ना अंत में आएगा, इसलिए आगे देखिए। प्रकरण में समामनात से प्रकृत के साथ एक वाक्यता होती है। प्रकरण में समामनात से प्रकृत के साथ एक वाक्यता होती है। तो इसको स्पष्टता के लिए प्रकरण में समामनात होने पर, समामनान से मतलब समामनान होने पर प्रकृत का मतलब है कर्म, प्रकृत कर्म के साथ उसकी एक वाक्यता होती है। और इसके नीचे जो है अंतिम पंक्ति में, और दोनों के साथ भी एक वाक्यता न होवे। ऊपर संस्कृत का वाक्य है, न च द्वाभ्याम अपि सह एक वाक्यता स्यात्। तो दो के साथ, तो सामान्य अर्थ में दो के साथ ही ठीक है, दोनों के साथ ठीक है कह सकते हैं, लेकिन कोई मतलब दो के साथ। हाँ, हिंदी में जो अंतिम से दूसरी पंक्ति, हाँ, वहां प्रकृत शब्द का प्रकरण प्राप्त ऐसा अर्थ किया। हाँ, ये प्रकरण प्राप्त लिखा ही है उन्होंने। हाँ, वह प्रकृत प्रकरण प्राप्त परोक्ष एक वाक्यता को बाधेगा। हाँ, और वह इसीलिए वो मैंने प्रकृत है ना, वो प्राप्ताम इसीलिए जोड़ा। युधिष्ठिर जी ने जो खोला ना, प्रकृत मतलब प्रकरण प्राप्त, एक वाक्यता। एक तो प्रत्यक्ष एक वाक्यता है जो कि वाक्य से आ रही है, हनन और पेषण के साथ में प्रोक्षण का संबंध जुड़ रहा है। दूसरी प्रकरण प्राप्त एक वाक्यता है कि प्रोक्षण का संबंध प्रकरण के अर्थ अपूर्व के साथ में जुड़ रहा है, वो प्रकरण से है। क्योंकि एक प्रकरण से जोड़ रहा है और एक वाक्य से जोड़ रहा है, वो तो पीछे आ ही चुका है। और पूर्व पक्षी वाक्यम च प्रकरणात् बलीय इति, ये बोल ही चुका है। वो प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, इस दृष्टि से भी बाधित कर रहा है। हाँ, अस्मिन् वाक्ये न ज्ञायते कः कम बाधते, कः कम बाधते न ज्ञायते। अस्कस्मिन् वाक्य सा प्रकृतेन एक वाक्यताम परोक्षाम बाधेता। तो सा जो है वो यानी जो प्रत्यक्ष एक वाक्यता है वह है वाक्यस्थ, वाक्य प्राप्त एक वाक्यता। हाँ, पिछला जो वाक्य है ना, देखिए, इह तो प्रत्यक्षाभ्याम हंति पिशिभ्याम प्रोक्षण से एक वाक्यता, प्रोक्षण की एक वाक्यता प्रत्यक्ष है। ये जो प्रत्यक्ष एक वाक्यता है, सा का मतलब है ये प्रत्यक्ष एक वाक्यता, और बाध्यता का करता है ये जो प्रत्यक्ष एक वाक्यता है, वो बाधित करती है किसको? परोक्षाम एक वाक्यता, परोक्ष एक वाक्यता को बाधित करती है। और वो परोक्ष एक वाक्यता कैसी है? प्रकृतेन प्रकरणेन, प्रकरण से प्राप्त है, ऐसी उस परोक्ष एक वाक्यता को बाधित कर लेते हैं। तो न च द्वाभ्याम अपि सह एक वाक्यता स्यात्, दो के साथ में एक वाक्यता नहीं हो सकती। आगे
यदा एकेन एक वाक्यता तदा तेन निराकांक्षस्य नान्येनापि एक वाक्यता कल्प्यते। पीछे जो उन्होंने कहा दो के साथ में एक वाक्यता नहीं हो सकती, दो के साथ में, ये कहता नहीं है कि दोनों के साथ में, दो के साथ में नहीं हो सकती, मूल सिद्धांत सामान्य है। तो उसका कारण बता रहा है पूर्व पक्षी कि जब एक के साथ में एक वाक्यता हो जाती है तो उसके द्वारा ये निराकांक्ष हो जाता है। तथा तेन निराकांक्षस्य न अन्य न भी एक वाक्यता कल्पित है, दूसरे के साथ में एक वाक्यता की जरूरत ही नहीं है। एक वाक्यता इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो साकांक्ष था, निराकांक्ष करने के लिए एक वाक्यता कर रहे थे और एक वाक्यता हो चुकी तो अभी निराकांक्ष हो गया, अब दूसरी एक वाक्यता की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् प्रकृतेन एक वाक्यत्व अभावात न अपूर्वार्थम प्रोक्षणम, इसलिए प्रकृत से, अब यहां प्रकृत का मतलब भी प्रकरण ही है, प्रकरण से जो एक वाक्यता है उसका अभाव होने से यह अपूर्व के अर्थ का, अपूर्व का अर्थ इसका प्रयोजक नहीं होगा। न अपूर्वार्थम प्रोक्षणम, प्रोक्षण अपूर्व के लिए नहीं होगा। यानी वाक्य से एक वाक्यता हो जाएगी, प्रत्यक्ष एक वाक्यता हो जाएगी, तो ये जो प्रकृत के साथ में एक वाक्यता है उसका अभाव हो जाएगा। दूसरी एक वाक्यता नहीं हो सकती, दो एक वाक्यता एक साथ नहीं हो सकती, एक ही के साथ एक वाक्यता हो सकती है। अत्र प्रकृतेन यद लिखितमस्ति तस्य नीचे ही हंति पीसी इति। इसलिए प्रकृत हंति पिशी से एक वाक्यत्व के अभाव से अपूर्व के लिए प्रोक्षण नहीं है। तब उस निराकांक्ष की अन्य के साथ भी एक एक वाक्यता की कल्पना नहीं होती है। इसलिए प्रकृत से एक वाक्यत्व के अभाव में अपूर्व के लिए प्रोक्षण नहीं है। तस्मात् प्रकृते एक वाक्यत्व अभावात, ये तो वाक्य ठीक नहीं बना ना हिंदी वाला। प्रकृत हंति पिशी से एक वाक्यत्व के अभाव में, यदि हंति पिशी से एक वाक्यत्व का अभाव होगा तब तो अपूर्व के लिए प्रोक्षण हो ही सकता है। इस सिद्धांत पूर्व पक्षी का तो जो कहना है दो से एक वाक्यता नहीं हो सकती, यदि हंति पिशी से एक वाक्यता हो जाए तो अपूर्व के साथ में एक वाक्यता, यानी प्रकरणस्थ जो एक वाक्यता है वो नहीं हो सकती, वाक्य वाली एक वाक्यता हो जाएगी, प्रकरण वाली एक वाक्यता नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं ना, दो एक साथ नहीं हो सकती। और यदि यूं कह दिया जाए कि हंति पिशी से अगर एक वाक्यता नहीं हो रही है इसलिए अपूर्व से एक वाक्यता नहीं होगी, ये कोई कथन ही नहीं बनेगा। देखो संस्कृत वाला देखो, तस्मात् प्रकृतेन, प्रकृतेन मतलब प्रकरण से, प्रकरण वाले एक वाक्यत्व का अभाव होने से, वाक्य के कारण एक वाक्यता है इसलिए प्रकरण वाली एक वाक्यता का अभाव हो गया। पीछे मना करके आ ही रहा है ना कि दूसरी हो नहीं सकती निराकांक्ष होने से। तो तस्मात् प्रकृतेन एक वाक्यत्व अभावात न अपूर्वार्थम प्रोक्षणम, इसलिए अपूर्व से भी इसका संबंध नहीं जुड़ सकता है। यदि प्रकरण के साथ एक वाक्यता हो जाती इसकी तब तो अपूर्व के साथ इसका संबंध बन जाता है। बोले एक वाक्यता ही नहीं बन रही है, नीचे का संशोधन कर लीजिए, हंति पिशी को हटा लीजिए, हंति पिशी बस काट दीजिए। प्रकृत मतलब प्रकरण से, प्रकरण से एक वाक्यत्व के अभाव से अपूर्व के लिए प्रोक्षण नहीं है। हो गया? हाँ, यहाँ पर प्रकृत शब्द को इन्होंने नहीं खोला है, ये बीच में पद जोड़ा इन्होंने हंति पिशी से। हाँ, और यहाँ पे परंपरा से दिखाना चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर परंपरा से जिस हंति पिशी से एक वाक्यता होकर प्रकृति के साथ नहीं जुड़ा। नहीं नहीं नहीं, देखो दो ही तो पक्ष थे ना, हंति पिशी के साथ में सीधा जोड़ दो। परंपरा से भी दिखाया था। नहीं नहीं, परंपरा से दिखा रहे हैं तो आप परंपरा से दिखाते हुए आप ये कहोगे ना कि हंति पिशी से संयोग नहीं हो रहा है इसका, अपूर्व से संबंध तोड़ना है और परंपरा से आप संबंध तोड़ना चाहते हो तो हंति पिशी से संबंध तोड़ोगे पहले तो। प्रोक्षण का जब हंति पिशी से संबंध नहीं होगा तो अपूर्व से भी संबंध नहीं होगा, ये प्रक्रिया है ना आप में। लेकिन ये ऐसा कैसे कह सकता है कि हंति पिशी से संबंध नहीं है? दो पक्ष थे ना, उन्हीं दो पक्षों को रखिए, एक है हंति पिशी से संबंध है और एक अपूर्व से संबंध है। अपूर्व से अगर परंपरा से संबंध है वो तो फिर हंति पिशी से ही संबंध हो ही गया है। वो तो सिद्धांति ने कहा ही था ना कि परंपरा से हो जाएगा, मैंने कहा कि दोनों से संबंध नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी की बात है ये, तो पूर्व पक्षी तो यही कहेगा कि हंति पिशी से संबंध है,
और चूंकि हंति पीछी से संबंध है इसलिए उसका अपूर्व से संबंध नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लिखा ना, अगर ये अभाव से अभाव फिर भी नहीं होता ना तो फिर भी चल जाता कि इसलिए प्रकृत हंति पिशी से एक वाक्यता के होने से अपूर्व के लिए प्रोक्षण नहीं हो सकता है, तब तो फिर भी घट सकता था। लेकिन चूंकि संस्कृत में भी अभाव शब्द लिखा हुआ है इसलिए प्रकृत का मतलब यहां पर प्रकरण लेना पड़ेगा है। उसका तो प्रकरण ही लेंगे, लेकिन जो उन्होंने खोला है हंति पिशी, नहीं ये उसको नहीं खोले, प्रकृत शब्द को नहीं खोले। प्रकृत को नहीं खोला है? नहीं जी, क्योंकि कोष्टक का जो चिन्ह है वो अलग प्रकार का दिया इन्होंने। नहीं, तो ये अलग तरह का है, उसको नहीं खोला तो भी ये वाक्य में बीच में तो डालना ही चाह रहे हैं ना। हाँ जी, उसे परंपरा प्रकृत हंति पिशी से, तो प्रकृत को हंति पिशी से आप नहीं जोड़ोगे क्या यहां पर? हंति पिशी से एक वाक्यत्व के अभाव से, तो यूं बताओ आप, प्रकृत से तो एक वाक्यता है नहीं और हंति पिशी से एक वाक्यता है नहीं है, वही बताना चाह रहे कि हंति पिशी से एक वाक्यता करेंगे प्रकृति। नहीं नहीं नहीं, वो कह ही नहीं सकता है। हंति पिशी से तो एक वाक्यता है ही इसकी, यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं, इसको हटा देना ही ठीक है, भ्रांति क्यों करो इसमें, सीधे क्यों भ्रांति करो, सीधा प्रकरण से लो ना आप। हाँ वो आचार्य जी, इसमें जो ये कह रहे हैं कि एक तो प्रकरण के अनुसार एक वाक्यता और एक वाक्य से एक वाक्यता, इन दोनों में कैसे भेद देख रहे हैं इसमें? वाक्य तो एक वाक्य देखा, अब हम दूसरे किसी वाक्य को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। प्रोक्षिताभ्याम उखल मुशलाभ्याम अवहंती, केवल एक वाक्य देखा है हमने, और यहां पर प्रोक्षण भी है और अवहनन भी है या पेषण भी है, ये दोनों सारे जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपस में संबंध जुड़ रहा है इनका, ये वाक्य से जुड़ रहा है, बस इतनी बात हो गई। अब प्रोक्षण का अपूर्व से संबंध कैसे जुड़ेगा, इस वाक्य से तो जुड़ता नहीं है। तो प्रकरण में स्थित अन्य कर्म लेने पड़ेंगे, प्रधान कर्म आएगा, उसका जो फल है वो आएगा, अपूर्व आएगा, और उसके साथ में इसका संबंध जुड़ेगा प्रकरण के कारण से, क्योंकि इस पूरे का प्रयोजन है अपूर्व फल की प्राप्ति, उसके लिए प्रधान कर्म किया जा रहा है और उससे जुड़े हुए ये हैं। तो ये सब भी अपूर्व से यदि जुड़ेंगे तो वाक्य तो कोई नहीं कह रहा है कि ये अपूर्व के लिए है, कोई वाक्य यहां पर इस बात को कह नहीं रहा है, प्रत्यक्ष कोई वाक्य नहीं है, लेकिन हम संबंध जोड़ भी रहे हैं तो किस तरह से, प्रकरण के आधार पर। तो प्रकरण के आधार पर एक वाक्यता हो रही है इनकी, उससे संबंध जुड़ रहा है। जब प्रकरण के आधार पर एक वाक्यता बनाएंगे तब भी वाक्य तो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, परंतु सारे समूह बन जाएगा मतलब पूरा, और वो एक अपूर्व को बताएगा, इस सब तरीके से अपूर्व के लिए हो जाएंगे। हाँ, यदि जोड़ें भी तो प्रश्न है प्रोक्षण का संबंध किसके साथ में है। अब हम तो केवल वाक्यों और प्रकरण और जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर ही तो निर्णय करेंगे। तो साक्षात वचन और परंपरा से, साक्षात नहीं है तो हम अनुमान करते हैं, ये बातें कही हैं, इसके पीछे का अधिकरण सिद्धांत ये इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, हम तात्पर्य निकालते हैं, ठीक है। तो लक्षणा से करें या लक्षणा से ही करना पड़ेगा, या कैसे जोड़ेंगे परोक्ष रूप से, हम अर्थापत्ति निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे संबंध जोड़ते हैं। ये प्रकरण के कारण से है, किसी वाक्य के कारण से संबंध नहीं जुड़ रहा है। कोई वाक्य नहीं कह रहा है सीधे सीधे कि इस प्रोक्षण का अपूर्व के साथ में संबंध है, लेकिन फिर भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो प्रकरण के कारण, चूंकि ये इस प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए युक्ति हम लगा रहे हैं वहां पर और अर्थापत्ति से जोड़ रहे हैं। प्रकरण से जो एक वाक्यता हो रही है वो अपूर्व के साथ में प्रोक्षण की हो रही है या फिर प्रोक्षण की अब हंति और पिशी के साथ में हो रही है? परंपरा से ही लेना पड़ेगा। प्रकरण पहले तो वाक्यों के साथ में जुड़ेगा वो, और फिर उसके कर्म और कर्म की कर्मार्थता जो है, कर्म का जो प्रयोजन है उसके साथ में जुड़ेगा, परंपरा से जुड़ेगा। तो इस पे अब सिद्धांति बोल रहा है आह ननु हंति पिशी अपूर्वार्थ हो, बोले हंति और पिशी जो है वो अपूर्व के लिए है, ये पूर्व पक्षी भी मानता ही है, हंति और पिशी अपूर्व के लिए है। तदर्थम प्रोक्षणम, और उन हंति पिशी के लिए प्रोक्षण है, तस्मात अपूर्व से उपकारकमिति, इसलिए ये प्रोक्षण अपूर्व का उपकारक है परंपरा से। तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है उच्यते भवति प्रणाड्योपकारकम, होता है ठीक है उपकार, लेकिन
प्रणालिका से, परंपरा से होता है। प्रणाड्या उपकारकम, न तो अपूर्व प्रयुक्तम, उपकारक तो हो जाता है लेकिन ये अपूर्व से प्रयुक्त नहीं है, अपूर्व इसका प्रयोजक फिर भी नहीं बनेगा। उपकारक होते हुए भी, अपूर्व का उपकारक होते हुए भी अपूर्व उसका प्रयोजक नहीं बनेगा। न तो अपूर्व प्रयुक्तम, क्यों नहीं बनेगा? उसके लिए अब ये कुछ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, पूर्व पक्षी रख रहा है दो तरह से यहां पर, एक दूसरे से प्रयोजक कौन बनेगा नहीं बनेगा उसको देखने के लिए। तो द्विविधम ही अंगम अंगस्य उपकारकम भवति। जब अंग अंग का उपकारक होता है तो दो प्रकार से होता है। कोई भी अंग दूसरे अंग का जब उपकारक होता है तो इसको यूं लीजिए कि प्रधान, उस प्रधान का कोई अंग और फिर उस अंग का भी कोई अंग, अथवा उस अंग का भी कोई अंग। तो जो उपकारक अंग है वो नीचे वाला अंग कहलाएगा। अंग का भी जो अंग है वो अपने से ऊपर वाले अंग का उपकार करता है। तो यहां पर द्विविधम ही अंगम अंगस्य उपकारकम। तो यदि हम यूं परंपरा में देखें तो प्रधान, फिर अंग, फिर अंग। तो प्रधान के बाद वाला जो अंग है उसको हम पहला अंग कह सकते हैं, और उस अंग का भी जो अंग है उसको द्वितीय स्तर का अंग कह सकते हैं, उसको दो संख्या से कर सकते हैं। तो यहां जो कहा गया द्विविधम ही अंगम अंग से उपकारकम भवति, अंग अंग का उपकारक होता है। तो जो पहला वाला अंग है जो उपकारक है वो कौन सा अंग कहलाएगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। यहां जो लिखा हुआ लिखने में जो पहला अक्षर अंग है वो कौन सा अंग है? दूसरे स्तर वाला अंग है। और अंग का उपकारक होता है ये जो दूसरा अंग है, उसका मतलब क्या हुआ? पहले वाला जो अंग है उसका। नीचे वाला अंग ऊपर वाले अंग का उपकारक होगा सब जगह ही, उस अंग का भी अंग, अंग का भी अंग, कहीं भी लगा लेंगे। तो कहा ये दो तरह से उपकारक होता है, उसको दोनों को बता रहा है पूर्व पक्षी। तो पहला वाला लिखिए यहां से, चाहे आप पहला कर लीजिए इसको। किंचित अपूर्वस्यैतद अंगम, अपूर्वस्यै, ऐ की मात्रा नहीं है तो लगा लीजिए। किंचित अपूर्वस्य एतत् अंगम, कोई ये अपूर्व का अंग है, अंगम विशिष्टम, विशिष्ट अंग है। इति, इस कारण से, अनेन कारणेन, इस कारण से, अंगेन, इसको जोड़ लीजिए, अंगेन संबध्यते, वो अंग के साथ में जुड़ जाता है। अंगेन का मतलब पहले स्तर वाला अंग है। क्या मतलब हुआ? कि कोई तो ऐसा अंग होता है जो अपूर्व के साथ में विशेष रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो प्रथम स्तर के अंग से जुड़ जाता है। दूसरे स्तर का अंग वो सीधे अपूर्व का उपकारक होता है, इस कारण से उसके अंग के साथ में जुड़ जाता है। यद्यपि अपूर्व का उपकारक होता है वो, लेकिन अपूर्व का उपकारक होते हुए वो किसी अंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहला स्तर हुआ। किंचित अपूर्व से एतद अंगम विशिष्टम इति अनेन कारणेन अंगेन संबद्ध थे। अंग से तो जुड़ रहा है वो भी, लेकिन अंग से इसलिए नहीं जुड़ रहा है कि अंग उसका प्रयोजक है, अपूर्व प्रयोजक है, लेकिन फिर भी अपूर्व का प्रयोजक होते हुए वो अंग से जुड़ रहा है प्रथम अंग के साथ में। दूसरा अंग, दूसरे अंग के लिए बात चल रही है। दूसरा अंग अपूर्व उस दूसरे अंग का प्रयोजक है होते हुए भी, यानी जो प्रथम अंग है वो प्रयोजक नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरा अंग पहले वाले अंग के साथ में जुड़ रहा है, संबद्ध तो हो रहा है, लेकिन अपूर्व के कारण से जुड़ रहा है। अंग पहले अंग से के लिए दूसरा अंग पहले अंग के लिए नहीं जुड़ रहा है, अपूर्व के लिए उससे जुड़ रहा है। जुड़ना तो पड़ेगा उसको। हाँ, यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे कि अपूर्व के साथ परंपरा से नहीं जुड़ेगा, वो सीधा ही जुड़ेगा। सीधा जुड़ेगा, बिल्कुल। इस अंग से तो जुड़ रहा है, लेकिन चूंकि उस अंग से जुड़ते हुए ही वो अपूर्व का करता है, यूं तो परंपरा जा रही है, लेकिन उसका दूसरे स्तर का जो अंग है उसका प्रयोजक सीधा अपूर्व है। जैसे मान लो कोई महापुरुष है, उनके साथ में हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो प्रयोजन तो हमारा उनकी सेवा करना है। अब उनसे सीधे सीधे तो हम जुड़ नहीं सकते, या नहीं है प्रयोजन, उसका प्रयोजक वही है, उसकी सेवा के लिए आया है, बड़े व्यक्ति की। लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो उसका अंग है, उसका सहायक है, अब ये उनकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में प्रयोजक कौन हुआ? उसका प्रयोजक कौन हुआ? जो
महापुरुष की सेवा कर रहे हैं, उनको सहयोग करना, वास्तव में उनको सहयोग नहीं है, वो प्रयोजक नहीं है उसका, लेकिन हम महापुरुष की सेवा उस अंग की सेवा करते हुए, अंग का सहयोग करते हुए ही कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो प्रयोजक तो महापुरुष ही होगा, लेकिन संबद्ध वो उनके सहायक किसी अंग के साथ में होगा। उस दृष्टि से ये एक प्रकार बताया। अंग अंग का उपकारक होता है दो तरह से, ये पहला प्रकार बताया। दूसरा, अगली पंक्ति में जो शुरू हो रहा है वो दूसरा है, किंचित अनपेक्ष एवं अपूर्व संबंधम स्वरूपेण एवं कारणेन संबध्यते। और कई बार वो जो अपूर्व है उसकी अनपेक्षा करते हुए, उसकी कोई अपेक्षा न करते हुए भी, वो अपूर्व के संबंध की अपेक्षा न करते हुए अपने स्वरूप में ही कारण के साथ में, कारण मतलब ये जो अंग है उसके साथ में, अंगेन कारणेन, कारण मतलब ये अंग मतलब पहले वाला जो कारण है अंग है उसके साथ में संबद्ध हो जाता है। अब मान लीजिए महापुरुष की सेवा में कोई लगा हुआ है और उससे संबंधित कोई व्यक्ति है, उसके गांव का है, बोले कि चलो नौकरी वोकरी दिलानी है, बोले आजा नहीं दिला दूंगा तेरे को नौकरी, मैं उसको ले आया और वो उनकी सहायता भी कर रहा है। तो अब वो जो आने वाला है वो उस महापुरुष की या सन्यासी की सेवा के लिए नहीं आया था, साथ में कह दिया भाई आजा मेरे साथ, आजा स्वामी जी की सेवा हो जाएगी, वो स्वामी जी की सेवा के लिए नहीं आया था, वो तो केवल इससे जुड़ रहा है। तो बोले मैं तेरे को पैसे दे दूंगा तो आ जाना। पीछे भी बात हुई थी, जैसे ठेकेदारों को हम ठेका दे देते हैं, तो ठेकेदार सीधा संस्था से जुड़ा हुआ है। अब ठेकेदार ने और सेवक रख लिए हैं, कर्मचारी जो उसको रखने। अब यद्यपि वो कर्मचारी ठेकेदार से जुड़े हुए होते हुए भी जो निर्माण आदि कर रहे हैं वो संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन संस्था उनकी प्रयोजिका नहीं है, वो ठेकेदार है, ठेकेदार का काम करते हैं, ठेकेदार के कहने से करते हैं, ठेकेदार उनको वेतन देता है बस। और दूसरा ये हो सकता है कि जो संस्था से जुड़ा हुआ है सीधा संस्था का हित करना चाहता है और इस कारण से वो ठेकेदार का सहयोग कर रहा है। ये दो तरह से हो सकता है। तो ये दूसरा वाला क्या है, किंचित अनपेक्ष एवं अपूर्व संबंधम स्वरूपेण एवं कारणेन संपद्यते। आगे अब पहले वाले के बारे में कहते हैं, दोनों का एक बार कथन कर दिया, अब थोड़ा विश्लेषण करेंगे। यद अपूर्व संबंधम कारणत्वेन उपादाय धर्मजातम अंग विशेषेण संपद्यते तद अपूर्व प्रयुक्तम भवति। अपूर्व प्रयुक्त कौन सा होता है? यद अपूर्व संबंधम कारणत्वेन उपादाय, जो अपूर्व के संबंध को कारण के रूप में ग्रहण करके, कि मेरा अपूर्व के साथ में संबंध है, इस तरह से कारण के रूप में, उसको कारण के रूप में लिया जाता है। अपूर्व से संबंध होते हुए कारण के रूप में जो ग्रहण किया जाता है, धर्म जातम, ऐसा जो धर्म समूह या संस्कार है वो अंग विशेषेण संबद्धते, वो किसी अंग के साथ में जुड़ जाता है। तद अपूर्व प्रयुक्तम भवति, उसे अपूर्व से प्रयुक्त मानते हैं, भले ही वो अंग से जुड़ा है, प्रथम स्तर के अंग से जुड़ा है तो भी उसको अपूर्व प्रयुक्त कहते हैं। ऐसे होने पे क्या होता है, तादृशम च विकृतौ अर्थांतरे तत्कार्यापन्ने उहितव्यम भवति। बात ये थी ना कि वो धर्म वहां पर अगर आगे जाएंगे, प्रयोजकता से मतलब क्या है, अपूर्व से प्रयोजक होगा तो विकृति में उह करना पड़ेगा, पीछे भी आया था उन्होंने। और यदि अंग से जुड़ा हुआ है तो विकृति में उह नहीं करना पड़ेगा, ये अंतर पड़ रहा था उसका। तो उसको ये बता रहे हैं कि तादृशम च विकृतौ, ऐसा जो ये अंग है वो विकृतौ अर्थांतरे, विकृति में यदि अर्थांतर आ गया है, अर्थांतर यानी कर्म का भेद हो गया है, कर्म का भेद हो गया है, यहां अवहनन पेषण था, वहां कुछ और हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरा हो गया। तो तादृशम च विकृतौ अर्थांतरे तत्कार्यापन्ने, तत् मतलब उस अर्थांतर के कार्य में आने पर उहितव्यम भवति, वहां पर उहा करनी पड़ेगी, आपको भेद करना पड़ेगा, क्योंकि विकृति में अब वो का वो कर्म नहीं है, प्रोक्षण है। इसके लिए इन्होंने नीचे कहा भी है, ये आगे आएगा कि जैसे इसने उखल और मूसल को का प्रोक्षण किया और अवहनन के लिए किया, अब यदि केवल तुष विमोक करना है और नख से तुष विमोक करना है तो प्रोक्षण कहां जाएगा? प्रोक्षण नखों नखों का प्रोक्षण हो जाएगा,
कब? अब ये उहु किया ना, हमने वहां पर उखल मुसल नहीं लिया, क्योंकि वहां पर उस तरह से था ही नहीं, नख विदलन से नख से केवल छिलका हटाना था। तो प्रोक्षण नखुनों का हो जाएगा। ये कब होगा? जब प्रोक्षण का प्रयोजक अपूर्व होगा। तो यहां उहु करके बदलाव कर लिया कि इसकी जगह यहां पर प्रोक्षण कर लो। यदि अंग ही प्रयोजक होता, उछल और मुसल, तो चूंकि यहां पर उछल और मुसल नहीं है, उखल और मुसल नहीं है, तो यहां प्रोक्षण भी नहीं होगा। क्योंकि उखल मुसल से जुड़ते हुए हनन और पेषण पे जा रहे हैं, तो और या तो हनन पेषण नहीं है वहां पर, तो वहां पर फिर प्रोक्षण भी नहीं होगा। ठीक है। अपूर्व से जुड़ेगा तो उस अपूर्व की प्राप्ति के लिए जो जो भी भेद किया, अर्थांतर हुआ है विकृति में, तब भी प्रोक्षण रहेगा, और वो उस ढंग से किया जाएगा, बदल करके किया जाएगा। वैसा का वैसा नहीं किया, यथा योग्य किया जाएगा। इसलिए वहां पर तो उहु करना पड़ेगा। फिर से देखिए, तादृशम च विकृतौ अर्थांतरे, वैसा होने पर, यदि अपूर्व प्रयुक्त होने पर, तो विकृति में जब अर्थांतर होगा तो तत्कार्यापन्ने, जब उससे संबंधित ये कार्य होगा प्रोक्षण आदि, तथा उही तव्यम भवती, वहां पर उहु करना पड़ेगा। इसमें जो नीचे हिंदी में लिखा है, उसमें एक तो अंग अंग शब्द आए ना, तो उसमें पहला अंग और दूसरा अंग वो आप संख्या भेद कर लेना। जैसे कि यहां पर तीसरी पंक्ति के अंत में है, दो प्रकार के अंग अंग का उपकारक होता है। दो प्रकार से अंग अंग का उपकारक होता है। तो जो अंग है ये पहले वाला, ये दूसरा वाला है, और दूसरा वाला है वो पहले वाला है। कोई अपूर्व का यह अंग विशिष्ट है, यह अंग विशिष्ट है। अब ये अंग कौन सा आएगा? दूसरा वाला, दूसरा वाला। इस कारण अंग से संबद्ध होता है। ये अंग कौन सा आएगा? पहला वाला, पहले के साथ में संबंध होता है। आगे देखिए, कोई अपूर्व के संबंध की अपेक्षा न करके स्वरूप, स्वरूप के बाद में लिखिए स्वरूप से। अब कोष्टक में जो लिखा है अंग होना रूप, इसको काट दीजिए, सीधा लिखिए न करके, कोई अपूर्व से संबंध की अपेक्षा न करके स्वरूप से, कारण से ही संबद्ध होता है। या कारण का मतलब है पहले वाला अंग, प्रथम अंग, सीधे अंग से संबद्ध होता है, कारण से ही संबद्ध होता है। ये दो प्रकार बता दिए। अब जो आगे लिखा है जो, ये पहले वाले की व्याख्या है। तो यहां जो लिखा है, जो का मतलब है धर्म। जो आगे लिखा है देखिए, जो अपूर्व संबंध कारण को स्वीकार करके धर्म अंग विशेष से संबंध होता है। तो धर्म को उठा करके इधर ले लीजिए, जो धर्म संबद्ध होता है वो आगे वहां से ये करता है इस वाक्य का। तो जो धर्म अपूर्व संबंध कारण को स्वीकार करके, ये अपूर्व संबंध और कारण, इनके बीच में रेखा लगा लीजिए, समस्त पद ले लीजिए इसको। अपूर्व संबंध कारण, संस्कृत में भी ऐसा ही है, नहीं तो क्या ये टुकड़े टुकड़े में होने पे फिर वाक्य का अर्थ नहीं आएगा समझ में। तो जो धर्म अपूर्व संबंध कारणों को स्वीकार करके अंग विशेष से संबंध होते हैं, ये अंग कौन सा आएगा? पहला वाला। अंग विशेष से संबद्ध होते हैं वे, वह की जगह पे वे, क्योंकि जो धर्म करके वाक्य है ना, तो यहां वे अपूर्व प्रयुक्त होते हैं, होता है की जगह होते हैं। हो गया? आगे देखिए, और उस प्रकार धर्म विकृत में, तो यहां उस प्रकार के का अध्याय कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और उस प्रकार के धर्म विकृति में अर्थांतर के कार्य रूप प्राप्त होने पर उहितव्य, उहा योग्य होते हैं, होते हैं कर लीजिए। अब नीचे जो अर्थ किया वो फिर दूसरे वाली व्याख्या, दूसरे तरह की व्याख्या है, दूसरे की। जो ऊपर कहा था ना, द्विविधम ही अंगम अंग से उपकारकम भवती, तो पहले तो दोनों का एक एक वाक्य से बता दिया, फिर पहले की व्याख्या कर दी। अब यहां से तत्र यत्र पुनः करके दूसरे की व्याख्या चल रही है। अंग अंग का उपकारक होता है, उसमें जो दूसरा वाला पक्ष था उसकी व्याख्या यहां से शुरू हो रही है। हाँ, यहाँ पर अर्थांतरे से क्या अर्थ है? किसका? अर्थांतरे शब्द से क्या लेना है? अर्थांतर, कर्मांतर, कर्म के अर्थ का मतलब कर्म ले लिया जाता है,
द्रव्य कुछ भी वहां पर जब परिवर्तन होगा, क्योंकि विकृति में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, तो जिस समय वो बदलाव आएगा तब हमें ऊहा करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ जो भाष्य में तीसरी पंक्ति में था और नीचे हिंदी की व्याख्या में चौथी पंक्ति में है, हाँ, ऊपर है किंचित अपूर्वस्य एतत् अंगम विशिष्टम इति, हाँ, और नीचे हिंदी में है चौथी पंक्ति में कोई अपूर्व का यह अंग विशिष्ट है। एक मिनट रुकिए, आप तीसरी पंक्ति का कह रहे हैं ना? जी, किंचित अपूर्वस्य एतत् अंगम विशिष्टम इति, हाँ, और नीचे हिंदी में चौथी पंक्ति में है कोई अपूर्व का यह अंग विशिष्ट है। हाँ, कोई अपूर्व का यह अंग विशिष्ट है, यह विपरीत अल्पविराम में है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर अंग दूसरा बताया है, ये पहला होना चाहिए। नहीं नहीं, यदि दूसरा स्वयं विशिष्ट है तो वो इस कारण से किसी अन्य अंग से क्यों जुड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा ही है। ये जो दूसरा चर्चा ही दूसरे की चल रही है। जो प्रोक्षण जैसे हम मान लो ले रहे हैं, पहला तो है हंति पीशी, वो एक अंग हो गया, या तो औषधि हो गई। अब ये जो प्रोक्षण कर रहे हैं ये अंग का अंग, या तो उखल मुसल को आप ले लीजिए अंग, और उसका भी ये अंग है, ये दूसरा ही लिया जाएगा। दूसरा है तो ये विशिष्ट क्यों होगा? पहला विशिष्ट होगा, जैसे उदाहरण लिया था महात्मा जी का कि हम महात्मा जी की सेवा करना चाहते हैं तो उनका जो विशिष्ट अंग है हम उसकी सहायता कर लेते हैं। नहीं, उसको उस उदाहरण से ऐसे न जोड़िए। विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि महात्मा जी की सेवा के लिए जो आया है नया, वो विशेष रूप से उनके लिए आया है, उन्हीं के लिए आया है विशेष रूप से। ऐसा जो वो है विशेष रूप से जो आया हुआ है, वह भी महात्मा जी की सेवा के लिए उसके अंग से जुड़ेगा। ये विशिष्ट मतलब जो सीधा अंग है उसको विशेष नहीं कह रहे हैं। विशिष्ट का मतलब हमेशा महत्वपूर्ण ही नहीं होता है, भिन्न अर्थ में। जो विशिष्ट अलग प्रकार का जो है, जो कि सीधे अपूर्व से जुड़ रहा है। हाँ, इस वाक्य से ये कैसे संगति बैठेगी कि जो दूसरा वाला है वो पहले से जुड़े, मतलब दूसरा विशिष्ट है इस कारण से, इति अनियन कारणेन, इस हाँ, कारण से। हाँ, वो विशिष्ट होता वो भी पहले से क्यों जुड़े? क्या विशेष है? जो दूसरा आया है, जो हाँ, भिन्न आया है, हाँ, वो विशेष है इस कारण से पहले से क्यों जुड़े? नहीं, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा ना। यद्यपि उसका प्रयोजक अपूर्व है, लेकिन वो पहले वाले अंग के साथ हुए बिना उसका हित नहीं कर सकता है। ये तात्पर्य वाक्य से नहीं निकल रहा है, लेकिन या वाक्य में कहीं इस तरह तात्पर्य कहीं मतलब नहीं। तो आप इसके अलावा और क्या लोगे? देखो, इसको फिर से देखते हैं। किंचित अपूर्वस्य एतत् अंगम विशिष्टम, एतद विशिष्टं अंगम। किंचित अपूर्वस्य, अपूर्व का कोई विशिष्ट अंग है, अपूर्व का कोई विशिष्ट अंग है तो विशिष्ट अपूर्व का ही अंग, पर इस कारण से इत्यनेन कारणेन अंगेन संबंधित, क्योंकि वो उस प्रधान का अपूर्व का अंग है, इसलिए वो उसके अंग से जुड़ जाता है। इसलिए वो उसके अंग से जुड़ जाता है। कई अंग हैं, एक अंग नया आया वो भी प्रधान के लिए ही है, तो उनसे संबंध लोगों से जुड़ जाएगा। प्रयोजकता केवल ये देखनी है, प्रयोजकता कि वो आया सीधे सीधे उसके लिए है, और इसलिए उससे संबंधित लोगों से जुड़ जाएगा वो। सिद्धांत वैसे पहले स्थापित किया नहीं इन्होंने, ये तो इसी पंक्ति से ही स्थापित करना चाहते हैं। कर रहे हैं ना ये? हाँ, इसी पंक्ति से ही करना चाह रहे हैं। यही बता रहे हैं, पहली बार बता रहे हैं कि अंग अंग का उपकारक होता है, वो दो प्रकार से होता है। बोल पूर्व पक्षी रहा है ये, लेकिन दो प्रकार बता रहे हैं, दोनों तरह से हो सकता है। अब दोनों तरह से हो सकता है तो यहां कौन सी तरह से है, इसके लिए फिर निर्णय करना पड़ेगा। हो तो दोनों सकते हैं, यानी पूर्व पक्षी एक तरफ से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये जो अंग है सीधा अपूर्व से भी जुड़ सकता है, लेकिन इस उदाहरण में यहां जो प्रसंग है, यहां दोनों में से कौन सा घटेगा, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। दोनों के लिए किसी भी पक्ष को सिद्ध करेंगे तो प्रमाण चाहिए, वो युक्ति आगे चलेंगी। अभी हो दोनों सकते हैं, इतना तो पूर्व पक्षी भी मान रहा है। ये तो व्यवहार में बहुत होता है ना ऐसा। तो लेकिन एक आपत्ति आएगी, जैसे यहाँ ये कह रहा है कि कोई अंग विशिष्ट जो अपूर्व से जुड़ा हुआ है सीधा, वो दूसरे अंग से जुड़ रहा है, तो जो पहला अंग है वो भी तो अपूर्व से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है ना, तो वो किसी दूसरे कारण से, उसकी कहां आपत्ति है? वो किसी दूसरे कारण से क्यों नहीं जुड़ रहा है इस सिद्धांत के अनुसार? नहीं नहीं, जो पहला वाला जो अंग है वो भी, उसका भी प्रयोजक अपूर्व है। अब ये दूसरा आया है, उसका भी प्रयोजक अपूर्व ही है, लेकिन वो जो दूसरा आया है वो सीधे सीधे नहीं कर सकता।
यही तो बात है कि यहाँ पर पंक्ति में ये कह रहे हैं कि दूसरा विशिष्ट है, भिन्न है पहले से, ये बात ठीक है। दोनों अपूर्व से जुड़े हुए हैं। अपूर्व से जुड़ा हुआ है इस कारण से, यदि अनेन कारणेन, ये एक दूसरे कारण से जुड़ता है। तो ये बात तो पहले वाले अपूर्व के कारण अंग के ऊपर भी लागू होगी, वो भी विशिष्ट है, वो भी ये उस तरह से हेतु के रूप में नहीं है, ये अकेला नहीं है। देखो इतना ही इसमें कह रहे हैं, आप विशिष्ट तत्व को ले रहे हो, आप कह रहे हो कि विशिष्ट वो भी है तो विशिष्ट ये भी है। और जब ये पहले वाला विशिष्ट होते हुए सीधे जुड़ा हुआ था, तो ये दूसरा वाला भी विशिष्ट होते हुए क्यों नहीं सीधे जुड़ जाता है? आपका यही तो तर्क है ना, दोनों में विशिष्टता देखते हुए। लेकिन वो जुड़ नहीं सकता है। वो जो दूसरा भी विशिष्ट है, वो सीधे सीधे उसका उपकारक हो ही नहीं सकता है। अब इनको हटा दो, प्रोक्षण कहां करोगे? ये प्रोक्षण कहीं तो करोगे, साफ सफाई किसकी करोगे? मान लो प्रोक्षण एक कर्म हो गया, अपूर्व का प्रोक्षण करेंगे क्या सीधा? हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन प्रोक्षण करना है तो कहां करेंगे प्रोक्षण? कहां करेंगे प्रोक्षण? उस अपूर्व से जुड़े हुए उखल मुसल हैं या औषधि है, उनसे संबंधित चीजों में प्रोक्षण आएगा। वो सीधे वो संभव ही नहीं है, इसलिए उसको वहां मजबूरी में जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन प्रयोजक वही है, उसका अपूर्व ही है प्रयोजक। कई जने आ जाते हैं, मान लो स्वामी जी की सेवा के लिए, स्वामी सत्यपति जी की, जी आपकी सेवा करनी है। अब स्वामी जी सीधे तो सेवा नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे स्वामी जी की सेवा में जो लगे हुए हैं उनको कहेंगे आप इनकी सहायता करो, इनके कुछ कार्य आप ले लो। वही स्वामी जी की आया, लेकिन वो स्वामी जी की सेवा के लिए, स्वामी सत्यपति जी की सेवा के लिए आया। प्रयोजक वही है उनके। और वो मान लो स्वामी जी थे जैसे, अब वो स्वामी जी के कपड़े धोए, ठीक है, तो चूंकि स्वामी मुक्तानंद जी उनकी सेवा कर रहे हैं और वो इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके कमरे की सफाई कर रहे हैं, इनके कपड़े धो रहे हैं, इनके लिए और भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये परंपरा से उनके लिए, क्योंकि इनको अवकाश मिलेगा, ये अच्छे रहेंगे तो स्वामी जी की सेवा अच्छी होगी। अब मान लो स्वामी जी के साथ रहते हैं तो रात को कभी भी उठना पड़ता है, उठेंगे तो नींद टूटेगी बार बार, दिन में भी ध्यान रखना है, जो साथ में रहे उसको नींद ही आती रहेगी। अब इनकी सेवा के, और इनको कुछ और भी काम करने हैं, तो इनके कुछ कार्य हल्के करवा दिए जिससे ये स्वामी जी की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्रयोजक वो माना जाएगा। और जो आने वाला भी है वो, उनको स्वामी जी इनकी मुक्तानंद जी की सेवा के लिए या जो भी सेवक है उनकी सेवा के लिए नहीं आया है, वो कर उनकी सेवा रहा है लेकिन उनके लिए आया नहीं है, वो तो स्वामी सत्यपति जी की सेवा के लिए आया हुआ है। तो प्रयोजकता किसकी मानी जाएगी? उन्हीं की पड़ेगी, अपूर्व की मानी जाएगी। उस शैली में ये कथन है। दोनों तरह से होता है, दोनों तरह से होता है। हाँ, तो इसमें अगले अनुच्छेद में देखिए, अब ये दूसरे वाले की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे अंग अंग का सहायक होता है, उसको दूसरे वाले में व्याख्या कर रहे हैं। यत्र पुनः स्वरूपम अंगस्य धर्म संबंधे कारणम भवति, जहां उसका अपना स्वरूप ही अंग के साथ अंग के धर्म संबंध में कारण बनता है, अपने आप में ही उसका कारण बनता है। तत्स्वरूप प्रयुक्तम, वो उसके स्वरूप से प्रयुक्त माना जाता है। तत्र यद्यपि तेन धर्मवता अपूर्वम साध्यते, हम कहें कि यद्यपि वहां पर भी तेन, उसके द्वारा, ये तेन मतलब तेन अंगेना, ये कौन सा वाला है? पहला वाला अंग। उस अंग के द्वारा कैसा है वो पहला वाला? धर्मवता तेना, जो कि धर्म से युक्त है, यानी दूसरे अंग से युक्त है। धर्म मतलब ये दूसरा अंग है, उसका संस्कार, अंग का भी जो अंग है उसके साथ तेन धर्मवता अपूर्वम साध्यते। यहां पर भी अपूर्व को कौन सिद्ध कर रहा है? वो जो पहला वाला अंग है वो दूसरे वाले अंग से जुड़ करके ही पहले वाले के द्वारा अपूर्व का संपादन किया जा रहा है। यद्यपि है ये भी, यहां पर भी है, पहले भी था यहां पर भी है, पर अंतर है उसमें। लेकिन तत्र साध्यमानम अपूर्वम न धर्मस्य प्रयोग हेतु भूतम भवति। तो ये जो साध्यमान अपूर्व है, जो साध्यमान यानी जो अपूर्व बनने वाला है, वो न धर्मस्य प्रयोग हेतु भूतम भवति। उस धर्म का, ये कौन सा धर्म है? अंग यानी दूसरा वाला, उसका प्रयोग, उसके प्रयोग का हेतुभूत नहीं होता है। न तत्प्रयोजकम, वह प्रयोजक नहीं होता है, यानी वह अपूर्व उस दूसरे वाले अंग का प्रयोजक नहीं होता है। तस्य स्वरूपम विद्यते इति, तस्य का मतलब है तस्य अपूर्वस्य, उस अपूर्व का
स्वरूपम विद्यते इति, वो अपने स्वरूप में विद्यमान है इसलिए इति न धर्म प्रयुज्यते, वो धर्म प्रयोग में नहीं आता है। धर्म मतलब ये दूसरा वाला, अपूर्व है इसलिए वो नहीं आया है, यद्यपि वो उसका सहायक होता है। तो स्वामी जी के सेवक कोई व्यक्ति हैं, उनकी सेवा में उसने किसी और को रख लिया है, और उनके आने से यद्यपि स्वामी जी की सेवा में भी सहायता हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो दूसरा आया है वो स्वामी जी हैं इसलिए नहीं आया है। स्वामी जी नहीं हो, उनका सेवक हो, तो वो उनके जो सेवक कहीं और जाएंगे तो वो दूसरा भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। मान लो स्वामी जी की सेवा के लिए कोई नया व्यक्ति आया है और वो स्वामी जी की सेवा के लिए आया है, तो जो बीच वाला व्यक्ति है ना, जो पहले से सेवा कर रहा है, वो चला भी जाए तो वो जो नया है वो क्या करेगा, वो जाएगा नहीं। अब पहले वाले सेवक की जगह जो दूसरा आएगा, उसके जो कार्य होंगे वो उहू करके बदल करके कर लेगा कि भाई अच्छा इनको ये कार्य अपेक्षित है, इनको ये, तो उसके अनुसार वो कर लेगा। लेकिन यदि दूसरा जो सेवक आया है वो पहले वाले की से जुड़ करके आया है, तो ऐसे में स्वामी जी का सेवक यदि वहां से चला जाता है तो वहां रुकेगा नहीं, अब वो नहीं करेगा, वो है ही नहीं, वो तो उसके साथ चला जाएगा। तो दोनों ही पक्षों में जो बाद में आने वाला सेवक है वो स्वामी जी का उपकारक हो रहा है, अपूर्व का उपकारक हो रहा है, लेकिन अंतर होता है, एक में वो करना होता है, एक में वो नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोक्षण है ये अपूर्व प्रयुक्त है, अपूर्व इसका प्रयोजक है, इसलिए यहां ऊह करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष बनेगा। तो ये पंक्ति हो गई, दोबारा देखें। न तत्प्रयोजकम तस्य स्वरूपम विद्यते इति न धर्म ही प्रयुज्यते। उसका जो न तत्प्रयोजकम, यहां अल्प विराम ले लीजिए, हो गया है, लिखा हुआ है ही, तस्य स्वरूपम विद्यते, उस अपूर्व का स्वरूप है, यानी अपूर्व यदि विद्यमान है इतने मात्र से न धर्म प्रयुज्यते, वो जो दूसरा वाला धर्म है वो प्रयोग किया ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। जहां वो बीच वाला अंग होगा ना, वहीं पर ही काम में आएगा, सब जगह काम में नहीं आएगा। कैसे, देखो आगे देखिए, तत्र विकृत अर्थांतरे, और ऐसा जब माना जाएगा तब विकृति में अर्थांतर होने पर भिन्न कर्म आ गया है, तो तद रूप अभावात, उसके रूप का अभाव होने से, किसके रूप का, प्रथम वाला जो अंग है धर्म है उसका अभाव होने से, अपूर्व का साधक जो अंग था वो यहां नहीं है विकृति में, उसके अभाव होने से वो ना वकल्पते, वो जो दूसरा वाला अंग है उसको बदल करके कुछ करना पड़े वो नहीं, वो हट ही जाएगा, आएगा ही नहीं वो। एवं सती वाक्यान निर्णय, हाँ, नावकल्पते, यहां तक ये दो तरह की व्याख्या हो गई। मूल मिला से क्या हुआ, द्विविधम ही अंगम अंगस्य उपकारकम भवति, अंग अंग का उपकारक दो प्रकार से होता है। तो अब इस जगह पे क्या निर्णय हो, कौन सी तरह से यह अंग अंग का उपकारक कर रहा है, अपूर्व का प्रयोजक होते हुए अथवा तो अंग उसका प्रयोजक है, इसलिए किस तरह से उपकार कर रहा है, ये प्रश्न यहां पर खड़ा होगा। तो उसके लिए अब उत्तर दे रहे हैं कि एवं सती वाक्यान निर्णय, यहां पर वाक्य से निर्णय होगा। क्यों, यदि वाक्यम अपूर्वस्य कारणताम वदति, यदि कोई भी वाक्य अपूर्व की कारणता को बताता है कि अपूर्व के कारण से यह हो रहा है, कारणता या प्रयोजकता दोनों में से कोई सा भी अर्थ लेते हुए चल सकते हैं। यदि अपूर्व की कारणता को वाक्य कहता है ततो अपूर्व प्रयुक्तम, तो अपूर्व उसका प्रयोजक हो जाएगा। अतः अंगस्य ततो अंग प्रयुक्तम, प्र जोड़ लेना बीच में। और यदि अंग वाक्य अंग को कहता है तो फिर वो अंग उसका प्रयोजक होगा। यानी निर्णय होता तो दोनों तरह से, वाक्य जो कह रहा है उसके आधार पर निर्णय होगा। यहां तक बात आ गई। हाँ, क्या पूछना है इसमें? आचार्यवर्य अत्र न तत्प्रयोजकम अग्रे वाक्यं यद् लिखितमस्ति तस्य हिंदी भाषायां किंचित हाँ अन्यथा प्रतीयते। हाँ, ये मैं संशोधन करा देता हूं आपको। ये जो लिखा है न तत्प्रयोजकम, तृतीय पंक्ति, तथापि, हाँ तीसरी पंक्ति में वह अपूर्व का प्रयोजक नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। वह अपूर्व का या अपूर्व उसका प्रयोजक नहीं हो। हाँ, न तत्प्रयोजकम, वह अपूर्व प्रयोजक नहीं होता है। ठीक है, न धर्मस्य प्रयोग हेतु भूतम भवति न तत्प्रयोजकम, तत् का मतलब है वह
अपूर्व प्रयोजक नहीं होता है, वह अपूर्व प्रयोजक नहीं होता है। का को हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसका। अब उसका का मतलब है तस्य, ये तस्य मतलब यहां उसका मतलब अपूर्व का। स्वरूप, स्वरूप में बीच में इन्होंने कोष्ठक में अंगत्व लिख दिया है, ये काट दीजिए। उसका मतलब उस अपूर्व का स्वरूप विद्यमान है, इतने से धर्म प्रयुक्त नहीं होता। इन्होंने तो ऐसा किया, उसका स्वरूप मतलब अंग का स्वरूप, अंग का स्वरूप विद्यमान है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। तो वह अपूर्व प्रयोजक नहीं होता, तो उसका मतलब उस अपूर्व का स्वरूप विद्यमान है, यानी वो अपूर्व वहां पर कहा भी गया हो तो भी उससे ये धर्म प्रयुक्त नहीं होता। कौन सा धर्म है ये? पहला, दूसरा? दूसरा, दूसरा वहां पर प्रयुक्त नहीं होगा। न धर्म प्रयुज्यते, हो गया। तो तत्र विकृतो अर्थांतरे तद रूपाभावात, यानी प्रथम वाले धर्म का अभाव होने से उहो नावकल्पते एवं सती वाक्यान निर्णय। आगे देखिए, यदि वाक्यम अपूर्व से कारणताम वदति ततो अपूर्व प्रयुक्तम अथ अंग से ततो अंग प्रयुक्तम, यहां तक हो गया था। तच्च उक्त प्रकरणात अपूर्व प्रयुक्तम स्यात्, तो ये जो है उक्त कहे हुए प्रकरण से अपूर्व प्रयुक्त का अगर करना होगा तो कैसे होगा? प्रकरण से होगा, प्रकरण के आधार पर ही होगा। और वाक्या तो अंग प्रयुक्तता थी, अंग प्रयुक्तता करनी है तो वो वाक्य से हो पाएगी। दोनों आ गए। तस्माद हंति पिशी प्रयुक्तम प्रोक्षणम इति, अब ये पहले कह ही चुके हैं कि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है, तो इसलिए हंति पिशी प्रयुक्त ये प्रोक्षण है। यत्र यत्र हंति पिशी प्रयुज्यते तत्र तत्र एवं धर्मकौ भवता, तो जहां जहां हंति पिशी का प्रयोग होगा तो वहां वहां पर इस प्रकार का धर्म यानी प्रोक्षण वहां पर प्राप्त हो जाएगा, न कि अन्य जगह पे या सर्वत्र। वो अपूर्व कहीं है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। हंति पिशी जहां पर होंगे वहां पर वो जाएगा। ये ठेकेदार जहां भी जाएगा उसके कर्मचारी वहीं जाएंगे। हमारे यहां काम कर रहे हैं, ठेकेदार के कर्मचारी हैं, और यदि वो ठेकेदार चला जाता है तो कर्मचारी यहां नहीं रुकेंगे, वो ठेकेदार के साथ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे से प्रयोजक नहीं थे। वो यदि हमारे लिए आकर के हमारे लिए होते हुए ठेकेदार से जुड़े होते हैं, यानी संस्था से जुड़े हुए, तो ठेकेदार के जाने पर भी वो यहां पर जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन चूंकि वो ठेकेदार से जुड़े हुए हैं, तो भले ही ठेकेदार से जुड़े हुए रहते हुए संस्था का हित कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार चला गया तो वो भी चले जाएंगे, उसी के साथ साथ चलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे वो। दो तरह से ये हो गया। ऐसे में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है व्यवहार में। जो तीसरा आया है वो उसका प्रयोजक क्या है, वो किसके लिए आया है, इसमें अगर भ्रांति हो जाती है ना तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। मान लो ठेकेदार गया और उसके साथ में कर्मचारियों को भी ले गया, तो संस्था वाले कह रहे आप कर्मचारियों को कैसे लेके जा सकते हो, ये आपके कारण थोड़ा ना आए थे, ये तो हमारे से जुड़े हुए थे, संस्था से जुड़े हुए थे। वो यूं कहेंगे, संस्था वाले यूं कहेंगे कि ये जा रहे हैं तो आप इनके साथ साथ क्यों जा रहे हो, ये इनको लेकर के क्यों जा रहे हो आप। और वो जो ले जाने वाला है वो कहेगा ये संस्था से थोड़ा ना जुड़ के आए थे, वो तो मेरे से जुड़े हुए थे इसलिए यहां पर आए थे। होता है ना, संस्था सोच रही है कि हमारे को मान करके ये आए हैं, व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे को मान करके यहां पर आए हैं, और ऐसे में उनमें यदि कोई जाता है इधर उधर तो दिक्कत हो जाती है। फिर संस्था वाले ये कहेंगे कि ये तो हमारे से जुड़े हुए थे, आपसे थोड़ा ना जुड़े हुए थे। वो कहता नहीं मेरे से जुड़े हुए थे, आपसे थोड़ा ना जुड़ करके आए थे, ये मैं था इसलिए मेरे कारण से यहां पर आए थे। जैसे स्वामी जी के कारण से कोई यहां आया, स्वामी जी नहीं होते तो वो यहां नहीं आते और स्वामी जी यहां से चले जाए तो वो भी इनके साथ में जाने लगे, और हम स्वामी जी पे गुस्सा करें कि स्वामी जी आप तो जा रहे हो, साथ में ब्रह्मचारी को भी लेकर के जा रहे हो।
तो अब यहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो क्या तर्क होगा? ये देखा जाएगा कि वो उसका प्रयोजक कौन था। वो स्वामी जी के कारण से यहां आया है, तो स्वामी जी जाएंगे तो स्वामी जी के साथ जाना ही है उसको। और यदि संस्था के कारण से आया और स्वामी जी ने सोच लिया कि चलो मैं ले जाता हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। भाई वो आपके कारण से नहीं आया था, वो संस्था के कारण से आया था, तो आप उसको नहीं ले जा सकते। समझ गए बात को? व्यवहार में व्यवहार में बहुत होता है ये। इसी के कारण से झगड़ा हो जाता है कि आखिर प्रयोजक है कौन। वो कहता है कि हमारे कारण से आया, वो कहता है नहीं मेरे कारण से आया। तो वास्तव में जो प्रयोजक होगा उसी के साथ में लगेगा, वो उसी के साथ में उचित है। वो एक अलग तरीके से बात है, उसमें तो फिर दोष बन सकता है, फिर वो एक अलग विषय बन जाएगा। निमित्त हो कि आप क्यों आपने ऐसी प्रेरणा की इनको बोले आपको जाना था तो जाते, आप यहाँ के ब्रह्मचारियों को भी साथ ही लेकर के चले गए। आपको गुरुकुल चलाना था तो चला लेते, यहाँ के ब्रह्मचारियों को आप प्रेरणा देके क्यों ले गए? गलत है ये। वो कहेंगे कि नहीं, प्रेरणा तो मैं दे ही सकता हूं, इनके अच्छे के लिए कर रहा हूं। वो एक अलग, उसको अलग रखिए, लेकिन वो आने वाला व्यक्ति किस कारण से आया है उसके आधार पर निर्णय होता है। और अगर हम प्रयोजकता को ध्यान में रखेंगे तो फिर विवाद भी नहीं होगा। मान लेंगे भाई ठीक है, जो प्रयोजक था उसके अनुसार ही वहां पर निर्णय होना चाहिए। हाँ, जो आया है वो अगर अब बदल देता है अपनी प्रयोजकता को तो ठीक है, तो फिर आग्रह नहीं कर सकते। मान लो आपके कारण से कोई आया यहां, आप ही प्रयोजक थे, नहीं तो वो यहां कभी नहीं आता। अब आप जा रहे हो, अब ऐसे में उसने प्रयोजकता बदल दी अब आप आग्रह नहीं कर सकते, आप ही उसको अब जोर से देखे कहो कि मेरे कारण ही तो आए थे, अब मैं जा रहा हूं तो आपको भी चलना पड़ेगा यहां से। वो कई बार मना भी कर सकते हैं, वो कह देते हैं कि नहीं जी, आया तो आप ही के कारण से था, लेकिन अभी यहां व्यवस्था मेरी ठीक है, मैं पढ़ाई ठीक चल रही है, मैं आपके साथ तो नहीं जा सकता हूं तो प्रयोजकता बदल जाएगी तब तो बात है। लेकिन अगर प्रयोजकता आपकी है तो उसके साथ में जा सकता है, चला जाना चाहिए, कोई आप इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ आचार्य जी, जैसे यहाँ पर जैसे स्वामी जी हैं, स्वामी जी ने किसी को प्रेरणा दिया कि आप इस गुरुकुल में आओ, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है इत्यादि करके प्रेरणा दिया। अब वो यहाँ पर आया तो स्वामी जी की जो प्रेरणा है वो तो मतलब निमित्त बन गया उसके यहाँ पर आने में, वो अलग बात है। और यहाँ पर जिसलिए वो आया, पढ़ाई उसका यहाँ पर प्रयोजक है, इसलिए स्वामी जी जाएंगे तब भी निमित्त होने पर भी वो जाएगा नहीं ऐसे। अब इसमें स्वामी जी की प्रयोजकता नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, वो स्वामी जी के कारण से नहीं आया यहाँ पर कि स्वामी जी थे इसलिए। स्वामी जी ने कहा कि भाई यहाँ आपको ये पढ़ाई वढ़ाई और ये सब ठीक स्थिति है तो आ जाओ यहाँ पर। अब स्वामी जी प्रयोजक नहीं है उसमें, निमित्त तो है, ठीक है, निमित्त की बात नहीं है, प्रयोजकता की बात है। और वो प्रयोजकता भी कुछ ना कुछ साथ में जुड़ने से होती है। खैर हम ये मनुष्यों पे घटा रहे हैं, वो अलग है, यहाँ तो उस तरह से होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रयोजक होता है वही मुख्य माना जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र तो हो गया। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा है, फिर आगे सिद्धांती इसकी विवेचना करेगा। तो आज का तो इतना ही रखते हैं पाठ को। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।